जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये एसएसटी की क्लास है। एसएसटी में आप जो है हिस्ट्री के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और ये क्लास आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सिक्योर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? मतलब किस सम्राट के द्वारा, किस राजा के द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था और इसके बाद इस स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार और विशाल बना दिया था। मतलब सम्राट जो अग्निमित्र शुंग इसको जीर्णोद्धार करवाए और इसे और विशाल बना दिया। सांची का स्तूप जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित एक गांव है। नंबर 2, भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलयाना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगलयाना, इनके अवशेष रखे गए हैं सांची में। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सांची। भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र महामोगलयाना के अवशेष सांची में रखे गए हैं और बुद्ध के 4 अवशेष 22 अवशेषों में से वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी रखे गए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा की बात करेंगे, ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? परमार जो साम्राज्य था इसकी राजधानी थी आगर मालवा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में आगर मालवा परमार राजवंश की राजधानी थी और कनकपाल को गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है परमार वंश के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था कनकपाल। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये बात भी आपको याद होगी। मौर्य वंश जो थी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को माना जाता है और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चोल वंश की राजधानी उरैयूर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड हैं? जो भगवत गीता है इसमें कितने अध्याय खंड हैं? इसमें टोटल 18 अध्याय या खंड है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 420 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल राजवंश के थे, मतलब किस राजवंश के थे ये बताना है। तो चंदेरी के शासक या चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रतिहार राजवंश। राजा कीर्तिपाल प्रतिहार राजवंश के 7वें वंशज के राजा थे और कीर्तिपाल ने 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी में चंदेरी शहर की स्थापना की एवं अपने राज्य को राजधानी बनाया था। और प्रतिहार राजवंश के समाप्त होने के बाद जेजाग भुक्ति के चंदेलों ने भी यहाँ शासन किया। वर्तमान में चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोक नगर में स्थित है और हस्त निर्मित चंदेरी साड़ियों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6। कौटिल्य डैश के प्रमुख परामर्शदाता थे? तो कौटिल्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख परामर्शदाता थे या इनके प्रधान थे। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख परामर्शदाता थे। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की और बाद में यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे। कौटिल्य तक्षशिला में एक शिक्षक और विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी जिसका संबंध राजनीति से है। विष्णुगुप्त और चाणक्य इनके अन्य नाम थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है? बोध गया संबंधित है, कुशीनगर भी संबंधित है, लुम्बिनी भी संबंधित है। रांची बुद्ध से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, शक सातवाहन, चंदेल। याद रखेंगे चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। यह मंदिर नागर शैली में बने हैं। इन मंदिरों को इनके शिल्पगत सौंदर्य के कारण यूनेस्को के द्वारा 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, कालचक्र समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किस एक से संबंधित है? कालचक्र समारोह, ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। कालचक्र समारोह, कालचक्र समारोह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और इसे बौद्ध धर्म में श्रद्धालुओं का महाकुंभ कहा जाता है। कालचक्र का अर्थ है समय का चक्र, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का हिस्सा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है और इनका जन्म 563 ईस्वी में शाक्य गणराज्य में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बौद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ईस्वी में नहीं है, ईसा पूर्व में है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था। शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था, ये किसके सम्राट के लिए कहा गया? ये अकबर के लिए कहा गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था और शिवपुरी के जंगलों में अकबर शिकार करने आते थे। अकबर मुगलों में तीसरे मुगल सम्राट थे जिनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था और अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जय संहिता को बेहतर किस नाम से जाना जाता है? महाभारत, रामायण, सामवेद, ऋग्वेद। जय संहिता ये महाभारत को जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? उदयगिरी की बात करेंगे तो उदयगिरी में विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? ये विदिशा के उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। 20 गुफाएं हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे 20 गुफाएं हैं विदिशा के उदयगिरी में। विदिशा में उदयगिरी में 20 गुफाएं हिंदू तथा जैन से संबंधित हैं और इन गुफाओं की मूर्तियों को पत्थरों को काटकर, जो इन गुफाओं की मूर्तियां हैं इनको पत्थरों को काटकर 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनाया गया था और इन गुफाओं की जो मूर्तियां हैं वैष्णव, शैव और जैनों को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? उज्जैन, ग्वालियर, झांसी, भोपाल। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? उज्जैन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में उज्जैन शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था और उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, खजुराहो में मंदिरों के समूह डैश और डैश नामक 2 धर्मों के लिए समर्पित थे। तो खजुराहो में जो मंदिर थे वो अभी बताया आपको हिंदू और जैन, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए समर्पित थे। 2 धर्म थे, हिंदू और जैनिज्म। हिंदुज्म और जैनिज्म मतलब हिंदू धर्म और जैन धर्म नामक 2 धर्मों के लिए समर्पित थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं और यहाँ के अधिकांश मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था और यहाँ की अधिकांश मूर्तियां कामुक कला की हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, महाबलीपुरम विश्व के वास्तुशिल्पीय आश्चर्य में से एक है जो डैश के तट पर स्थित है। महाबलीपुरम जो विश्व के वास्तुशिल्पीय आश्चर्यों में से एक है, यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी। महाबलीपुरम जिसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है, ये बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है और इसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था और यह विश्व के वास्तुशिल्पीय आश्चर्यों में से एक है जहां पल्लव वंश के शासन किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, भोज डैश राजवंश एक भारतीय राजा थे। तो भोज की बात करेंगे तो भोज परमार राजवंश के एक भारतीय राजा थे, परमार राजवंश। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोज परमार वंश के 9वें शासक थे और इनका शासनकाल 1018 से 1060 ईस्वी तक था और परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धार नगरी पर 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गोल गुंबज मकबरा यह कब्र किसका है? जो गोल गुंबज है
ये मकबरा किसका है? तो गोल गुंबज की बात करेंगे तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज मकबरा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और इसका निर्माण बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। क्वेश्चन नंबर 18, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो भूदान आंदोलन था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये बताना है। भूदान आंदोलन की बात करेंगे, ये जो है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया विनोबा भावे के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विनोबा भावे। चारे विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। वह एक धर्मगुरु के साथ साथ एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। विनोबा भावे ने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और वर्ष 1951 में कोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया। विनोबा भावे भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग किया था। नंबर 19 है, सिख खालसा डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो सिखों में खालसा पंथ है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये बताना है। सिखों में जो खालसा पंथ है ये गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद। जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिख खालसा परंपरा की शुरुआत 1699 ईस्वी में सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने शुरू किया और इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम पांच प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ये थी हम्पी। ये आपका हम्पी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का, जो हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, इनके द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी हम्पी थी। यहाँ पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। कौन से राजवंश थे? संगम, तुलु और अराविडु। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय थे और ये कृष्णदेवराय की बात करेंगे, ये तुलु वंश के शासक थे। ये तुलु वंश के शासक थे, याद रखेंगे। 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराय ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इसके द्वारा दीन ए इलाही जो धर्म है इसको स्वीकार किया गया था, ये बताना है। तानसेन, बीरबल, टोडरमल या मानसिंह। अकबर का दीन ए इलाही धर्म बीरबल के द्वारा स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू बीरबल थे। दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया। बहुत बार इसका जो है आपसे क्या पूछता है, सन पूछ लेता है कि कब दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया गया था। तो ये 1582 ईस्वी में शुरू किया गया। दीन ए इलाही के अनुयायियों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि ईश्वर एक है और उसका प्रतिनिधि अकबर है और वे उसके शिष्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बीरबल। नंबर 22, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन जो थे इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में स्थित है तानसेन का मकबरा। तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु और तानसेन संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। इन्होंने संत हरिदास के पास संगीत की दीक्षा ली थी या शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है 23, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर की बात करेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ अमृतसर। अमृतसर के संस्थापक में थे गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गुरु रामदास की बात करेंगे तो ये सिखों के चौथे गुरु थे। अमृतसर सिख धर्म का केंद्र है। यहीं पर हरमिंदर साहिब ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है। आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में ही। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अमृतसर में हुआ था। ये आप याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 24, डैश को भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। मतलब किसको भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल जी हैं इनको भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
निभाने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ द इंडिया सरदार वल्लभ भाई को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा जो राजवंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आदिल शाह, मोहम्मद गोवम, कुली कुतुब शाह या बहमन शाह? गोलकुंडा जो राजवंश है इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की और गोलकुंडा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थे। कुली कुतुब शाह महमूद शाह बहमनी का सामंत एवं तुर्की अधिकारी था। वर्ष 1687 में औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 26 नंबर प्रश्न है, श्री हरमिंदर साहिब जिले डैश के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। तो श्री हरमिंदर साहिब की बात करेंगे, ये जिले स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सिख याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल जो हरमिंदर साहिब है इसे जिले स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरमिंदर साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसकी नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास ने रखे थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, अकबर का मकबरा डैश में स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है ये आगरा में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगरा। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है और अकबर ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया जिसे जहांगीर ने पूरा करवाया था। अकबर हुमायूं का पुत्र था जिसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में महज 14 वर्ष की आयु में हुआ था और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, डैश को झांसी की रानी कहा जाता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई जो है इनको झांसी की रानी कहा जाता है। देखते हैं क्या ऑप्शन में है, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अक्का देवी। तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनका जन्म 19 नवंबर, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति में उन्होंने झांसी से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म किस किले में हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय है, इनका जन्म किस किले में हुआ था? ये धार का किला जो है, धार का किला में इनका जन्म हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब होता है तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म 10 जनवरी 1775 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शासक था? टीपू सुल्तान की बात करेंगे, ये किस क्षेत्र के शासक थे? मैसूर के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और ये जो है हैदर अली के पुत्र थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर क्षेत्र वर्तमान में जो कर्नाटक का क्षेत्र है इसके शासक थे और इनकी राजधानी रंगपट्टनम थे, श्री रंगपट्टनम थे। वह अपने पिता हैदर अली की भांति योग्य एवं पराक्रमी शासक था। टीपू सुल्तान को उनकी वीरता के कारण शेर मैसूर कहा जाता है और टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था। उनकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कहाँ हुआ था? ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। INA का गठन कब हुआ था ये बताना है, ये कहाँ हुआ था? तो INA इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना 1942 में होती है। ठीक है, 1942 में, और ये 1943 की बात करेंगे 1943 में होती है और ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया और वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगठन का नेतृत्व किया था। यहाँ पे याद रखेंगे 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संगठन का नेतृत्व किया गया और इसने म्यांमार, इम्फाल और कोहिमा में जापानी सेना के साथ लड़ाई की थी। अगर आपको देखिए 1943 में इसका जो नेतृत्व है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया, लेकिन इसका गठन 1942 में ही हो गया था। आप ये भी याद रखेंगे। नंबर 32, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म है 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र तत्कालीन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा है इसके कोटलू गांव में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े हुए थे और बनारस अधिवेशन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था। याद रखें, पोरबंदर गुजरात में होता है गांधी जी का जन्म। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में वर्तमान गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और 1893 में गांधी जी के एक मुकदमे में भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला है इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस लौटकर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिए। 34 नंबर प्रश्न है, फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया था? आप सभी को पता है जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी हैं इनको इलाहाबाद में मारा गया था। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी को अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था और वर्ष 1922 में आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। वर्ष 1925 के काकोरी षड्यंत्र में भी ये शामिल थे और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के आजाद पार्क में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। 35 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी डैश के नाम पर कर दिया गया है। तो आप सभी को पता है चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम पर कर दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1885 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी? 1885 में जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में आयोजित हुआ था और यह कहाँ हुआ था? यह जो है आपका दिल्ली में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना और खिलाफत समिति की शुरुआत 1919 में अली बंधुओं जो हसरत मोहानी और अजमल खां थे इनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के तुर्की रवैये के विरोध में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या था? जो 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाए थे वो थे भील। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और भीलों ने महाराष्ट्र एवं राजस्थान में विद्रोह भी किया और भीलों का अंग्रेजों के से संघर्ष प्रारंभ हुआ तथा कृषि संबंधी कर एवं नई सरकार का भय इस विद्रोह का मूल कारण था। नंबर 39, इस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा जो ICS है इसकी शुरुआत हुई थी। ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इन्होंने सिविल सेवाओं का शुरू किया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिविल सेवाओं की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक शासन में थे और इनको सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। जबकि डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को शुरू किया गया और जो डलहौजी थे इनके द्वारा ही रेलवे की शुरुआत की गई थी। और वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। ये भी आप याद रखेंगे। नंबर 40 है, स्वामी विवेकानंद डैश के मुख्य शिष्य थे। जो स्वामी विवेकानंद थे किसके मुख्य शिष्य थे? ये रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के एक मुख्य शिष्य थे और इनके बीच मतलब शिष्य और भिक्षु भी थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ तथा बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उन्होंने वेदांग और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को करवाया था और वे 19वीं सदी के सर्वाधिक प्रभावशाली चिंतकों में से एक थे। नंबर 41, शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहांपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले थे हैदर अली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हैदर अली मैसूर का शासक था और आधुनिक भारत के इतिहास में हैदर अली का स्थान भारत के प्रमुख शासकों में से एक है। वह एक साधारण सैनिक की स्थिति से उठकर मैसूर का सेनापति और अंत में वहां का शासक बन गया। वह अशिक्षित होते हुए भी उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था और हैदर अली ने शाजापुर मध्य प्रदेश में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा अनेक इमारतों का निर्माण भी करवाया था हैदर अली ने। क्वेश्चन नंबर 42, गदाधर चट्टोपाध्याय का मूल नाम क्या था? अगर हम बात करेंगे गदाधर चट्टोपाध्याय की, तो इनका मूल नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनका मूल नाम था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गदाधर चट्टोपाध्याय का मूल नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये एक संत, आध्यात्मिक गुरु व धार्मिक विचारक थे। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। इस मिशन का मुख्यालय बेल्लूर, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय हैं? लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय हैं जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाज सेवी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार के सारण जिले में स्थित सिताब दियारा गांव में हुआ था और इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी थी और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु डैश के साथ फांसी दी गई थी। जो भगत सिंह और राजगुरु हैं इनको इसके साथ फांसी दी गई थी, याद रखेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया और उन्हें सैंडर्स की हत्या के मामले में दोषी के रूप में मौत की सजा दी गई थी और वर्तमान में 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की खोज डैश द्वारा लिखा गया है। तो भारत की खोज जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था? तो ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? याद रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1919 या रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1900 अधिनियम 1919। डी ऑप्शन इससे राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 2 राष्ट्रवादी नेताओं जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी संदर्भ में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में लगभग हजारों लोग मारे गए थे और इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। नंबर 47, अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार आधुनिक इतिहास का सबसे खराब राजनीतिक अपराध घटित हुआ था। यह 13 अप्रैल को हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगस्त 1942। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? ये कहां से आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? नागपुर, साबरमती, अमृतसर या मुंबई? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये मुंबई से प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश के राष्ट्रीय ज्ञान की रचना की थी। मतलब कहाँ के राष्ट्रीय ज्ञान की रचना किया था? पाकिस्तान, बर्मा, भूटान या बांग्लादेश? जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इनके द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार, राष्ट्रीय गान जो है आमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और उन्होंने इसकी रचना वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के दौरान की थी, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं।
इनका जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वर्ष 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी प्रसिद्ध एक कृति थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग बताइएगा। उस भारतीय का नाम बताएं जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विभूति भूषण मुखोपाध्याय। इनमें से बताइएगा कौन इसका राइट आंसर होगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाती है। जो भी एग्जाम आपको होने वाला होता है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।